हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया टॉपिक जो है एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये बैच जो हम चला रहे हैं ये लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए चला रहे हैं। मैंने आपको बोला था लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस का पूरा ही सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, पूरा ही प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ा है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर और चाहे लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन वाले की बात करो तो उन सभी का जो जीएस का कॉमन टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसके अलावा वो जो प्लेलिस्ट है जिसमें आपने जनरल एप्टीट्यूड और इसके अलावा जनरल साइंस ये सब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप ये देखेंगे आपसे ये उत्तराखंड के और भी विभिन्न एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा आरओ एआरओ का एग्जाम है, उसमें 50 नंबर का ही जीएस रीजनिंग पूछा जा रहा है, 50 मार्क्स का। ठीक है, और बहुत वैल्यूएबल होते हैं 50 मार्क्स। तो तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। ठीक है, एक ही टॉपिक देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, कॉमन टॉपिक है। बस यहाँ पे एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, अपर हो गया या हायर एजुकेशन वाला हो गया या फिर मैं कहूँ फॉरेंसिक साइंस हो गया। इसमें बस क्या है कि उसका केवल 25 मार्क्स का पूछा रहा है, उसमें मैं कहूँ 2 से 3 मार्क्स का ही वो पूछा जा रहा है, बेसिक सी बात। ठीक है, तो तैयार उस टॉपिक को कर लीजिए। जब वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो क्यों से हम और कष्टदायी बना रहे हैं, इससे बढ़िया एक बार सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर जब भी एग्जाम आता है उससे पहले प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। ठीक है, इसको बोन ऑफ कंटेंशन है ना, खतरे वाली जड़ ना बनाएं। इसको ऐसा करें कि हाँ भाई ये आपका यूज टू हो जाए, और यूज टू जब भी होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ठीक, खैर अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैंने कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ा दिया है, लास्ट 2 क्लास में रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ा दिया है। आई थिंक मैंने बहुत सारी क्लास आपको दे दी है। आई थिंक 30 प्लस की क्लास चल रही होगी। आई थिंक 32 या 33 32 क्लास होगी आई थिंक। ठीक है, इससे पहले इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए, अब भी बहुत लेट नहीं हुआ है ना? अभी तो बहुत टाइम है। आप कम से कम 4 से 5 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय आपके पास है। ठीक, बट हाँ, इस वक़्त जो एग्ज़ाम पहले आ रहे हैं, उसको थोड़ा-सा पहले लीजिए। जैसे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र आ रहा है, तो 25 मार्क्स का जीएस का पोर्शन आपको ऑलरेडी करा दिया गया है। केमिस्ट्री मैंने आपसे बोला ही है कि जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर होंगे, केमिस्ट्री भी मैं आपको उसके लिए स्पेशल अलग से पढ़ा दूँगा। ठीक है? बाकी उसमें 25 और 25 मार्क्स का आपका बायो या फिर मैं बोलूँ उसमें आप मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स जो है वो अपना अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक? बाकी ये मैं आपको कराऊँगा, बट मैंने आपसे कहा था थोड़ा-सा जो है आप जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी देखो बहुत सारे काम और हैं, बट हाँ 1 के होंगे तो मैं भी अपने वादे के अनुसार उस काम को शुरू करूँगा। ठीक? ये मैंने आपसे बोला था जल्दी शुरू करूँगा। खैर आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एरीन्स और एरोमेटिसिटी। ठीक? तो क्या है एरीन्स, क्या है एरोमेटिसिटी? अच्छा, क्या ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, चाहे आप इसको लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए पढ़ रहे हो, ये सभी में आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है? क्वेश्चन इससे आने के चांसेस बनते हैं, और मान के चलिए फॉरेंसिक साइंस वाले में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। 99% चांस है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 1% ऑब्वियस बात है पेपर मैं नहीं बना रहा, इसलिए 1% जो है एग्ज़ामिनर साइड है, बाकी 99% इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और जाएगा। ठीक? तो एरीन्स क्या होता है? देखो एरीन्स सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन, बेंजीन को ही एरीन्स बोला जाता है। बेंजीन और उसके जैसे कंपाउंड को एरीन ही बोला जाता है। क्लियर? और जो बेंजीन जैसे कंपाउंड होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक को हिंदी में मैं सुगंधित भी बोल सकता हूँ। सुगंध वाले कंपाउंड तो एरोमाज़, एरोमाज़ मतलब होता है सुगंध, और सुगंध से ही ये वर्ड बना है एरोमेटिसिटी, सुगंधता। ठीक है? तो बेंजीन या उसके जैसे कंपाउंड सुगंधित होते हैं। सुगंधित का मतलब स्मेल बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एरोमेटिक कहलाए जाते हैं। क्लियर है? जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स पे देखा होगा, जैसे बासमती चावल आते हैं, उसमें लिखा रहता है एरोमेटिक, है ना? फ्लेवर, मतलब बहुत सुगंधित फ्लेवर उनका आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एरोमास वर्ड लिखा रहता है, एरोमास का मतलब ही सुगंध होता है। तो एरोमेटिक जो शब्द है, ये कहीं न कहीं सुगंध से जुड़ा है। क्लियर? बट जब इनकी स्टडी करी गई, देखो अब मैं कोई इसकी फिलॉसफी नहीं पढ़ाने जाऊँगा, नहीं तो टॉपिक बहुत ही लेंथी हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसके डायरेक्ट कांसेप्ट पे आता हूँ कि क्या कांसेप्ट होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? बट फिलहाल जो बेस है मैंने आपको बताया, एरोमेटिक वर्ड एरोमास से बना है। एरोमास का मतलब होता है अच्छी स्मेल, सुगंध स्मेल, गुड स्मेल, ठीक है? तो जो एरोमेटिक है, देखा गया कि जो बेंजीन जैसे कंपाउंड होते हैं, इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन जैसे कंपाउंड
बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और याद कीजिए, जब लास्ट क्लास में 1-2 क्लास पहले आपको मैंने कार्बोकैटायन पढ़ाया था, उसमें बताया भी था जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, वो स्टेबल होगा, स्थिर होगा। इसीलिए हम बेंजीन को भी जनरली क्या मानते हैं? स्टेबल मानते हैं। कैसे मानते हैं? क्या रीज़न है? उसको भी अभी पढ़ेंगे, आपको कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, ठीक? जितना इस लेवल पे हमसे पूछा जाता है, उस तरह के सारे क्वेश्चन्स मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, ठीक? तो सबसे पहले बात करूँ कि एरोमेटिक के लिए क्या कुछ रूल बनाए? हाँ जी, रूल बने। सबसे पहले ये देखा गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक बता चुका हूँ, एक साइकिल बना रहे हैं जैसे बेंजीन पूरी कंप्लीट साइकिल बना रहा है, ठीक? प्लस ये कंजुगेटेड होते हैं। और जो बच्चे क्लास नंबर 1 से देखते हुए आ रहे हैं, उनको ज़रूर पता होगा सर कंजुगेटेड का क्या मतलब है। कंजुगेट का मतलब होता है जहाँ पे अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद होगा, उसको हम कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। सर कंजुगेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ कार्बन मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल करके या अल्टरनेट में या एक को छोड़कर एक वहां पे सिंगल पाई बॉन्ड सिस्टम होगा। देखो बेंजीन में भी है ना, ये देखो पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह के सिस्टम को हम कंजुगेटेड बोलते हैं। तो ऐसा देखा गया, ऐसे टाइप के कंपाउंड जो साइक्लिक होते हैं, साइकिल बना रहे होते हैं, पूरा चक्रण पूरा कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये कंजुगेटेड भी होते हैं, ठीक? प्लस इसमें एक चीज और देखी गई, इनका जनरली संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है? इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है सर? इनका संकरण sp2 होता है। और अगर संकरण sp2 ना भी हो तो ये प्लेनर होते हैं, एक प्लेन पे रखे हुए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के हेक्सागन रिंग है, ये एक प्लेन पे रखी है, जैसे आपका टेबल है, ठीक है, कॉपी है, उसके प्लेन पे रखी है, ठीक है? इस पे पाई बॉन्ड आधा ऊपर बन रहा होगा, आधा टेबल से नीचे, आधा ऊपर, आधा नीचे। अभी आधा ऊपर, आधा नीचे क्या कांसेप्ट है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो पाई बॉन्ड आधा बेंजीन के ऊपर की साइड मौजूद होता है और आधा नीचे की तरफ मौजूद होता है। ये कंसेप्ट सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपको क्या-क्या ढूँढना है? अगर आपको ढूँढना है ऐसा सिस्टम जिसको हम एरोमेटिक कह रहे हैं, तो उसमें कुछ कंसेप्ट ढूँढना होगा। क्या वो साइक्लिक है, कंजुगेटेड है? ये ढूँढेंगे। क्या उसका संकरण sp2 है या वो प्लेनर है? ये ढूँढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक और सबसे बेसिक चीज़ जिसको हम कहते हैं हकल्स रूल, हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हकल्स का नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हकल के नियम के अकॉर्डिंग इसने 2 तरीके से इस रूल को डिवाइड करा। एक ऐसा सिस्टम देखा इसने जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, ठीक है? ये n है, मैं इसको और अच्छे से मिटा के लिख देता हूँ, 4n पाई, ठीक है? तो एक ऐसा सिस्टम देखा जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, क्लियर? एक सिस्टम ऐसा देखा जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, ठीक है? तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 तो दोनों का ही कॉमन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इज कॉमन। पर रूल नंबर 3 2 पार्ट में बँट गया, मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा। मतलब पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो होगी, मतलब साइक्लिक प्लस कंजुगेटेड तो होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर तो होगा। उसके साथ-साथ यदि वो 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो सर वो एरोमेटिक होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा? सर एरोमेटिक होगा। क्लियर? अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो सर वो एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक? और एरोमेटिक कंपाउंड सर दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये इसका एंटी है, एंटी का मतलब विपरीत है, उल्टा है। अगर ये सबसे स्टेबल होंगे, स्थिर होंगे, तो ये दुनिया के सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होंगे। बहुत सरल सी बात है। अगर ये एरोमेटिक स्टेबल हैं, तो एंटी है, एंटी मतलब उल्टा है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होंगे। बहुत सरल सा कांसेप्ट है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से, या मैं बोलूँ एरोमेटिक नॉर्मल कंपाउंड्स है जिनको हम नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं, जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, उनसे भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं सिंपल सी भाषा में कहना चाहूँ ना, हर कोई चाहता है मैं एरोमेटिक बन जाऊँ। हर कोई क्या चाहेगा? मैं एरोमेटिक बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है मैं स्टेबल बनूँ, स्थिर बनूँ। क्लियर? अब यहाँ पे यदि मैं n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखता हुआ चलूँ, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 रखोगे, 4 इंटू 1, ठीक है? 4n पाई है, 4n प्लस 2 पाई है, सॉरी, मैंने इस चीज़ को थोड़ा-सा ठीक कीजिएगा, ठीक है ना? 4n प्लस 2 है, ठीक है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, अच्छा क्या 0 रख सकता हूँ? हाँ जी, 0 भी सर यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? इसका रीजन समझिएगा। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 0 प्लस 2, दैट मीन्स सर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? देखो n की वैल्यू 0 रखो, 400 प्लस 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। क्या मैं n की वैल्यू 1 रख सकता हूँ? हाँ जी, 4 इंटू 1 प्लस 2, सर कितना बन जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। मतलब यदि किसी साइक्लिक प्लस कंजुगेटेड कंपाउंड के पास जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा हो, या फिर मैं कहूँ वो प्लेनर हो रहा हो, और यदि उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, n की वैल्यू 3 रख दूँ, 4 3 सॉरी 1 रखा ना, 2 रख दूँ, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। 3 रख दूँ, तो सर ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। देखो 4-4 का अंतर आ रहा है क्योंकि 4 का मल्टीपल है, ठीक है? या फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? सर कहोगे जो साइक्लिक प्लस कंजुगेटेड होंगे। साइक्लिक का मतलब एक पूरा चक्रण बना रहे होंगे, साइकिल बना रहे होंगे। कंजुगेटेड का मतलब एक को छोड़कर एक सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। साथ में उसका संकरण या तो sp2 होगा, sp2 हो या ना हो बट वो प्लेनर होना ज़रूरी है, ठीक है ना? प्लेनर इज़ द नेसेसरी कंडीशन, ठीक? तो प्लेनर होना ज़रूरी है। उसके साथ ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, और हक्कल रूल में यदि इसके पास 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, तो सर ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक? अगर n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देखो दोनों ही फॉर्मूला अलग है। एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है? यदि मैं n की वैल्यू यहाँ 1, 2, 3, 4 रखता हूँ, तो ये फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर n की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। फिर Sc2 रखने पे 8 पाई बन जाएगा। फिर Sc3 रखने पे 12 पाई, मतलब ये तो 4 का पहाड़ा चल रहा है, बहुत सरल सी बात है। 16 पाई, है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सिस्टम चलेगा, तो ये कैसा होगा? सर ये एंटी एरोमेटिक होगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। आई थिंक ये समझ में भी आया होगा। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ बातें और जाननी है। सर मैंने यहाँ n की वैल्यू आपने तो यहाँ 0 रखी है, बट यहाँ 0 क्यों नहीं रखी? यहाँ 1 से शुरू क्यों किया है? एंटी एरोमेटिक के केस में सर आपने n बराबर 1 से शुरू किया है, 0 से शुरू नहीं किया, ऐसा क्यों? अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँगा ना, 4 इंटू कितना हो जाएगा 0, और ये पूरा 0 बन जाएगा। क्या 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है? हो तो सकता है, बट यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ी कि कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेट का मतलब वहाँ पे पाई बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, चाहे सिंगल डबल मतलब डबल में मतलब पाई बॉन्ड होना ज़रूरी है। कभी भी 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं हो सकता। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकते हैं। और एरोमेटिक की बात करूँ, वहाँ कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सबसे मिनिमम देखने को मिलेगा। क्लियर है? बहुत सरल सा फंडा, जल्दी से रिपीट कीजिए। साइक्लिक कंजुगेटेड होना चाहिए, चक्रण होना चाहिए, एक को छोड़कर एक सिंगल पाई बॉन्ड होने चाहिए, और सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, अगर sp2 हो या ना हो, बट प्लेनर होना ज़रूरी है। हालाँकि sp2 वाला प्लेनर होता है, बट अभी हम देखेंगे काफ़ी कंपाउंड ऐसे होते हैं जो sp2 होने के बाद भी प्लेनर नहीं होते हैं, ठीक है? फिर हकल रूल को देखेंगे, हकल रूल फॉलो कर रहा है, अगर हकल रूल को फॉलो करेगा तो वह एरोमेटिक होगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, ऐसा नहीं है। हकल रूल को फॉलो करेगा कब? जब 4n2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा, तब वो एरोमेटिक होगा। ऐसा नहीं है कि हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हकल रूल को दोनों ही फॉलो करेंगे, बट एरोमेटिक के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जबकि एंटी एरोमेटिक के लिए फॉर्मूला 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है। इसको अप्लाई करके भी देखते हैं, तब हमारे कंसेप्ट और अच्छे से डेवलप होंगे। ठीक है? तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला जो एरोमेटिक पदार्थ हमें देखने को मिला वो बेंजीन ही है। ठीक है? हम सभी जानते हैं बेंजीन C6H6 होता है। ठीक है? बेंजीन जो कि C6H6 होता है। क्या सर ये साइक्लिक है? हाँ जी, पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो ये साइक्लिक है, चक्रण बना रहा है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी सर, साफ-साफ हमें दिख रहा है, ये कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड का मतलब सर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ऐसे सिस्टम को हम कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। हाँ जी सर, कंजुगेटेड भी है। क्लियर? इसके बाद क्या इसका हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 का मतलब सर क्या ये प्लेनर है? हाँ जी, ये बिल्कुल प्लेनर है। आप इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुका हूँ कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। चलो इस कार्बन का संकरण निकालो, तो इस पे हाइड्रोजन सर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो सर इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। 3 का मतलब इसका सर संकरण sp2 है। सर यहाँ पे भी संकरण कितना है? सर ये भी sp2। बहुत सरल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात। क्लियर? इसके बाद सर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एरोमेटिक की,
अगर ये एरोमेटिक है तो ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। सर n की वैल्यू यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ, n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 4 into 1 + 2 कितना बनेगा? सर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। तो सर बेंजीन के पास क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? तो हम देखेंगे हाँ जी, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है। सर इसके पास 3 पाई बॉन्ड है। इसके पास 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। तो 3 पाई बॉन्ड है सर, येस इसके पास सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर वह एरोमेटिक होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। हाँ जी सर, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बेंजीन की हमने रेजोनेंस ऊर्जा निकाल के देखी। रेजोनेंस एनर्जी ये ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। याद है? रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। अब काफ़ी बच्चों को एक और कन्फ्यूजन होती है, वो जनरल एनर्जी जो ऊर्जा हम पढ़ते हैं, उसको कंपेयर करने लगते हैं कि सर आपने तो बताया था एनर्जी तो डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। बेटा बिल्कुल सही बात है, वो पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी है, वो पूरी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है। अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो कम स्टेबल होगा। सर ये कांसेप्ट बिल्कुल सही पढ़ा था। बट ये बात कर रहा हूँ रेजोनेंस एनर्जी की और रेजोनेंस एनर्जी जो होता है, एक कैलकुलेटिव वैल्यू होती है। ये बताता है सिंपल से तरीके से अगर इसको समझाऊँ क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी मैं आपको निकालना नहीं सिखा रहा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में रेजोनेंस एनर्जी निकालने को भी नहीं आएगा, ठीक है? बट जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि रेजोनेंस एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल की इतनी है, तो बताओ वो स्टेबल है कि नहीं, है ना? मान लो 4 मॉलिक्यूल दे देगा, उनकी रेजोनेंस एनर्जी दे देगा और बोलेगा बताओ सबसे अधिक स्टेबल कौन है ना? कन्फ्यूज़ करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा। बट ध्यान रखना रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि यहाँ पे बेंजीन अपने आप को चक्रण बनाने के लिए, साइक्लिक बनाने के लिए कितनी एनर्जी दे रहा है, तो जितनी एनर्जी देगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसी एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे और ये रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ध्यान से सुन लेना, ये रेजोनेंस एनर्जी है, मैंने बताया ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, जबकि ये एनर्जी क्या है, उस सिस्टम की एनर्जी या उस मॉलिक्यूल की एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। बट रेजोनेंस एनर्जी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, जिसका मतलब यह है कि यह मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल बनाने के लिए, साइक्लिक और कंजुगेटेड बनाने के लिए, है ना? कितनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, ऐसे इस बात को समझ सकते हो। तो जितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे सिंपलेस्ट टर्म में इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ठीक है? हालाँकि रेजोनेंस एनर्जी का पूरा अलग ही कांसेप्ट है, बट वो कभी और पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमसे इतना ज़्यादा तो नहीं पूछेगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या क्या होती है या उसको निकाल के बताइए, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएँगे, ठीक? तो ख़ैर रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की कितनी होती है? तो बेंजीन के लिए ये जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। 36 किलो कैलोरी पर मोल, ये बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी होती है। क्लियर? अब ऐसे ही बेंजीन अगर 2 बेंजीन को आपस में जोड़ दिया जाए, बिल्कुल इसको हम कहेंगे फ्यूज्ड बेंजीन। ये 2 बेंजीन मैंने आपस में जोड़ दी और जब ये 2 बेंजीन मैंने आपस में जोड़ी, तो इसका नाम हो जाता है नैप्थालीन। इसका नाम हो जाता है नेप्थलीन और ये नेप्थलीन बॉल आपने देखा भी होगा, व्हाइट कलर की बॉल होती है। इनका डायरेक्ट सब्लिमेशन भी हो जाता है और इनको हम मॉथ बॉल भी कहते हैं। मॉथ बॉल नहीं, मॉथ। मॉथ मतलब जो आपने देखा होगा कपड़ों में व्हाइट कलर की जो गोलियाँ रखी जाती हैं ना, टॉयलेट्स वगैरह में भी व्हाइट कलर की जो गोलियाँ डाली जाती हैं, ठीक? तो नेप्थलीन बॉल, ठीक? और ये नेप्थलीन बॉल भी कैसा है? सर ये भी कैसा है? ये भी सर एरोमेटिक है। क्यों है एरोमेटिक? सर ये साइक्लिक और कंजुगेटेड है, जैसे यहाँ कंडीशन है। सर साइक्लिक कंजुगेटेड है, बिल्कुल। सर ये साइक्लिक है, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, पाई बॉन्ड है, यहाँ भी देखो, एक को छोड़कर एक, फिर एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, यस, ये कंजुगेटेड भी है। तो सर ये साइक्लिक कंजुगेटेड है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। साइड में लिखी हुई है, बताता हुआ चल रहा हूँ। फिर हाइब्रिडाइजेशन संकरण सभी का निकाल के देखना, संकरण सभी का sp2 आएगा, मतलब यह प्लेनर होगा। क्लियर है? इसके बाद क्या सर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। अगर यहाँ 4n+2 में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था n की वैल्यू 2 रखूँगा, तो सर यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बैठेगा और जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है वो एरोमेटिक होता है। क्लियर? जिनके नहीं समझ में आ रहा जल्दी से लिख देता हूँ कि ये साइक्लिक दिख रहा है साफ-साफ? हाँ जी, दिख रहा है। क्या ये कंजुगेटेड दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है। सर साइक्लिक कंजुगेटेड के साथ क्या ये प्लेनर है? हाँ जी, बिल्कुल प्लेनर है। इसका संकरण sp2 ही आएगा। फिर इसके बाद अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 रखने पर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। तो क्या नेप्थलीन के पास भी
10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? हाँ जी सर, बिल्कुल है, निकाल के देख लो। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। इसके पास सर 5 पाई बॉन्ड हैं और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 पाई बॉन्ड में सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाँ जी सर, इसके पास भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। साथ में साइक्लिक कंजुगेटेड भी है। सर ये प्लेनर भी है। तो हाँ जी सर, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, सुगंधित कंपाउंड होगा, मतलब सुगंध देने वाला कंपाउंड होगा। बहुत सरल सी बात है। अब एक चीज़ और, नैप्थलीन की सर रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? अनुनादीय ऊर्जा कितनी होती है? तो इसकी अनुनादीय ऊर्जा लगभग 61 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। और सर अगर क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया कि नैप्थलीन और बेंजीन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो सर आपने बताया कि जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, उसकी स्थिरता स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो बेंजीन की तो केवल 36 किलो कैलोरी है और इसकी तो 61 किलो कैलोरी है। तो मैं तो एग्जाम में, पर मोल नहीं है, ये मोल है ना? कैलोरी पर मोल, 1 मोल के लिए। ठीक? तो आपने बताया सर बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल है, इसकी 61 किलो कैलोरी पर मोल है और आपने बताया जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो भैया नैप्थलीन की तो 61 है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बट ध्यान में रखना, आंसर गलत कराओगे। क्यों? क्यों गलत कराओगे? क्यों? इसलिए सर क्योंकि यहाँ नैप्थलीन के पास 2 कंजुगेटेड रिंग हैं, बेंजीन के पास 1 कंजुगेटेड रिंग है। ये जो एनर्जी निकल के आई, ये 2 कंजुगेटेड रिंग की निकल के आई। और जबकि हमें बेंजीन से अगर मुकाबला करना है, बेंजीन के साथ अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो हमें पर बेंजीन रिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ये एनर्जी किसकी आई? ये सर दोनों, मतलब पूरी नैप्थलीन की निकल के आई, दैट मीन्स दोनों रिंग की ये एनर्जी निकल के आई। सर कितनी? 61 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये दोनों रिंग की आई और बेंजीन के पास तो एक ही रिंग होती है, उसकी एक रिंग की एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। रिंग का मतलब इस साइकिल की, इस चक्रण की। बेंजीन के पास केवल एक ही चक्रण है, रिंग है और उसके पास 2 चक्रण रिंग है। ठीक है? इस बात को ध्यान से समझना। अब अगर 2 की इतनी आई है तो 1 की कितनी आएगी? तो मैं कहूँगा रेजोनेंस एनर्जी, RE मतलब रेजोनेंस एनर्जी, अनुनादीय ऊर्जा। मैं लिख भी देता हूँ, RE का मतलब है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है? RE का मतलब है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनादीय ऊर्जा। ठीक? तो ये रेजोनेंस एनर्जी कितनी आई? 61 किलो कैलोरी पर मोल आई। मैं कह रहा हूँ ये टोटल मॉलिक्यूल की है। मैं बोलूँ रेजोनेंस एनर्जी पर पर रिंग कितनी होगी? 1 रिंग की कितनी होगी? सर 2 रिंग की 61 है, तो 1 रिंग की कितनी हो जाएगी? 61 बट्टे 2। इसको सॉल्व कर लेना, कैंसल आउट करना, क्या आ जाएगा? 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। क्या कांसेप्ट समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। बहुत सरल सी बात तो आप बता रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक? अच्छा, नेपथलीन में एक चीज़ और कंपेयर कर सकते हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं? सर अगर मैं इसकी रिंग को देखूँ, इसकी रिंग को अगर मैं देखूँ, चलो मैं ऐसे ही बनाता हूँ जैसे आपने ऊपर बनाई है। अगर ये रिंग मैं ऐसे ही बना दूँ जैसे ऊपर वाली रिंग बनी है, तो ज़रा ध्यान से समझना। चलो ये बनाया मैंने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है? अगर इस रिंग को मैं देखूँ, चलो ये रिंग आपने देखो सर इसमें पाई बॉन्ड ऐसे लगा है, इसमें ऐसे लगा है। क्या दोनों में अंतर है? हाँ जी, बिल्कुल अंतर है। ऊपर वाली रिंग को देखूँ, तो ऊपर वाली रिंग में ये पाई बॉन्ड कॉमन है। कॉमन का मतलब ये वाला पाई बॉन्ड इस वाली रिंग में भी माना जाएगा और इस वाली रिंग में ही माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में ही तो ये पाई बॉन्ड है। आपकी मर्ज़ी, चाहे वो इस साइड रख लो, चाहे इस साइड रख लो। मतलब ये पाई बॉन्ड दोनों का कॉमन हो गया। समझ में आ रही बात? बट इस वाली रिंग को देखना, इस वाली एक रिंग पे तो बेंजीन मतलब 3 पाई बॉन्ड, बेंजीन पे भी देखो 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं? हाँ जी हैं। ऐसे ही इस पे भी 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक रिंग तो इसकी बेंजीनॉइड हो गई, मतलब बेंजीन की तरह हो गई। बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, शुरू में ही बताया था। क्लियर? और इसकी दूसरी रिंग कैसे दिखाई दे रही है? सर इसकी दूसरी रिंग तो इसमें केवल 2 ही पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई कॉमन पाई बॉन्ड है ही नहीं। दोनों के बीच वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे है ही नहीं। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है ना? नॉन बेंजीनॉइड मतलब ये बेंजीन की तरह नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर? अब अगर एग्ज़ाम में ये मान लो ये वाला स्ट्रक्चर भी दे दे आपको और सर ये वाला स्ट्रक्चर भी दे दे। अब बोले कि बताओ दोनों में अधिक स्टेबल फॉर्म नैप्थलीन की कौन-सी होगी? नैप्थलीन की ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन-सी होगी? देखो नैप्थलीन को ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। इसके अलावा देखो नैप्थलीन को ऐसे भी बना सकते हो। गोला-गोला, पढ़ा है ना ये? हाँ जी, इसको हम कैक्युले स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे ही देखो बेंजीन को भी तो बना सकते हैं। ये देखना, बेंजीन को भी तो बना सकते हैं। ये इसे हम कैक्युले स्ट्रक्चर कहते हैं, कैक्युले, ठीक है ना? लिख देता हूँ, कैक्युले। कैक्युले की कहानी भी मैंने सुनाई है काफ़ी बार, ठीक है? बट फिलहाल के लिए टॉपिक पे आते हैं। बेंज़ीन और नॉन बेंज़ीन, ठीक? तो नॉन बेंज़ीन क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे एक रिंग में का साफ-साफ से 3 पाई बॉन्ड है बेंज़ीन की तरह और दूसरी वाली रिंग पे नहीं है। इसलिए एक बेंज़ेनॉइड है, एक नॉन बेंज़ेनॉइड है। तो ध्यान में रखना है, दोनों बेंज़ीन रिंग नहीं है, इसलिए कम स्टेबल है।
जबकि इसमें देखो मैंने बताया ना पाई बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, मतलब दोनों साइड कॉमन है, तो इधर भी 3 पाई बॉन्ड कंसीडर करे जा सकते हैं, इधर भी 3 पाई बॉन्ड कंसीडर करे जा सकते हैं। दोनों ही रिंग लगभग बेंजीन ही दिखाई दे रही है, तो हाँ जी, ये वाली रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जब भी नैप्थलीन का कंपैरिज़न पूछा जाए, तो ये वाली फॉर्म बन रही होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, ये वाली कम स्टेबल होगी। साफ-साफ देख लेना कि सर यहाँ एक बेंजीन दिख रही है, दूसरे में बेंजीन नहीं दिख रही है, ये कम स्टेबल होगी। जबकि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड नज़र आएँगे, इस वाले में भी 3 पाई बॉन्ड नज़र आएँगे, तो सर दोनों ही बेंजीनॉइड रिंग दिखाई दे रही है। क्लियर? आगे देखें, कांसेप्ट को आगे समझें। हाँ जी सर, समझते हैं। चलो, एक और आपकी रिंग में जोड़ देता हूँ। ठीक है? एक और मैं आपकी रिंग को जोड़ देता हूँ, ध्यान से बस सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है? अब की मैंने यहाँ क्या कर दिया, सर मैंने यहाँ पे और रिंग जोड़ दी। सर ऐसा कमाल क्यों कर रहे हो? रिंग क्यों जोड़े जा रहे हो? अब देखना, इस मॉलिक्यूल पे तो 2 तो बेंजीन लगभग-लगभग बन रहे हैं, पर तीसरी वाली तो नॉन बेंजोनाइट बनेगी ही बनेगी, है ना? इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। ठीक है? इट इज़ द एंथ्रासीन। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एंथ्रासीन का मैं एक और स्ट्रक्चर बना दूँ, चलो थोड़ा छोटा-छोटा सा ही बनाता हूँ क्योंकि यहीं मैं इस बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है? ये एंथ्रासीन का एक और स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ, अब देखना। अब मैं बोलूँ स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? मान लो स्ट्रक्चर नंबर 1 कह दिया मैंने एंथ्रासीन का, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 कह दिया। और रेजोनेंस पढ़ा चुका हूँ, जब एक मॉलिक्यूल की स्टडी एक स्ट्रक्चर से ना उसके अलावा और भी स्ट्रक्चर से करी जाए, उसको हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पहला और दूसरा आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो मैं यहाँ रेजोनेंस वाला एरो, याद है ऐसे एरो बनाया था? रेजोनेंस वाला एरो लगा सकता हूँ। सेम यहाँ भी नैप्थलीन में ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों कैसे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अनुनादीय ढांचे हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है एंथ्रासीन, ये भी एंथ्रासीन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ दोनों एंथ्रासीन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो सर इस वाले एंथ्रासीन में देखो ये तो 3 पाई बॉन्ड मतलब बेंजीन दिखाई दे रही है, बट इसके बाद 2 पाई बॉन्ड, इसके बाद भी 2 पाई बॉन्ड। मतलब एक तो बेंजीनॉइड रिंग दिखाई दे रही है, उसके अलावा दोनों कैसी हैं? नॉन बेंजीनॉइड हैं। तो सर एक ही बेंजीन दिख रही है मतलब कम स्टेबल होगा। इस वाले में देखना, ये वाला पाई बॉन्ड बताया था ना, ये इधर भी कॉमन है इस वाली रिंग में और इस वाली रिंग में भी कॉमन है। तो 2 बेंजीन रिंग तो दिखाई दे रही हैं, बट तीसरे वाले में कोई भी ऐसा 3 पाई बॉन्ड सिस्टम नहीं है, मतलब ये बेंजीनॉइड नहीं है। तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है और 1 नॉन बेंजीन। यहाँ पे एक ही बेंजीन दिखाई दे रही है और 2 नॉन बेंजीन। तो याद है बेंजीन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 2 बेंजीन की वजह से एंथ्रासीन की वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। ठीक है? ये बहुत छोटे-छोटे से क्वेश्चन है, कई बार आ जाते हैं, सरप्राइज़ कर देते हैं कि एरोमेटिसिटी तो मैं पढ़ के आया हूँ और इतना ईज़ी क्वेश्चन छोड़ा। ठीक है? तो इस टॉपिक को इसलिए मैं आपको कराता हुआ चलता हूँ। इसके बाद ज़रा यहाँ गिनना, इसके पास क्या कितने पाई बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, 5 साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, साफ-साफ दिख रहा है। अब मैं बार-बार नहीं समझा रहा, समझ में आ ही गया है कि यहाँ 1 छोड़कर 1, 1 छोड़कर 1, 1 छोड़कर 1 सर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब साइक्लिक भी है, मतलब कंजुगेटेड भी है। इसके बाद प्लेनर भी है, बिल्कुल है। सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बिल्कुल है। इसके बाद यहाँ n की वैल्यू कितनी रखूँ? तो ये हमारे पास फॉर्मूला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिल्कुल था। n की वैल्यू 1 रखूँगा, n की वैल्यू 1 रखूँगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 रखूँगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम निकल के आया, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रखने पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। क्या ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? बिल्कुल गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर इस पे 7 पाई बॉन्ड हैं। जितने पाई बॉन्ड होते हैं, उसके डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाँ जी, यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत सरल सी बात है, ठीक है? बहुत सरल सा फंडा है। फिर इसके बाद कुछ कांसेप्ट और याद कर लीजिएगा, क्या कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी एक अनुमान तो कम से कम हमारे पास होना चाहिए, ठीक है? इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग 84 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इट इज़ 84 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है? पर ये 84 कैलोरी कितने की रिंग की है? सर ये 3 रिंग की है, फिर वही कहानी आ गई ना। सर यहाँ नैप्थलीन की जो एनर्जी आई थी रेजोनेंस एनर्जी पूरे नैप्थलीन की थी, पर हमें क्या बेंजीन से कंपेयर करना है तो 1 रिंग की निकालनी पड़ेगी। तो इसकी भी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग निकालना 1 रिंग पे। तो भाई 3 रिंग है, 3 की 84 है, तो 1 की कितनी आएगी? तो भाई डिवाइड कर लो। क्या ये डिवाइड हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 28 कैलोरी पर मोल। 1 रिंग की एनर्जी कितनी आएगी? 28। तो अब जरा तीनों में कंपेयर करना। बेंजीन की एनर्जी सर 36 किलो कैलोरी, 36 किलो कैलोरी आपने निकाल के दिखाई। नैप्थलीन की पर रिंग पे 30.5 आई। इसकी पर रिंग पे 28 किलो कैलोरी पर मोल है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सर तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजीन होगा। समझ में आया? व्हाई बेंजीन इज़ मोर स्टेबल? क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है पर रिंग की। ऑब्वियस बात है एक ही रिंग है। इसमें
30 कैलोरी है, लगभग 30.5, यहाँ पे 28 है, तो ऑब्वियस बात है तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सर ऑब्वियस बात है बेंजीन ज़्यादा स्टेबल। क्लियर? आगे देखें, चलो आगे, चलो एक और बना देता हूँ जल्दी से। एंथ्रासीन के साथ-साथ बिल्कुल एक और भाई इनका दिखता है, जिसको हम फिनेंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है? फिनेंथ्रासीन, ऐसे इसको बनाए, ठीक है? अब फिर वही स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 ये तो समझ ही गए होंगे कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। सर समझाना आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये पाई बॉन्ड आपने यहाँ बनाया है, तो ये भी बेंजीन रिंग दिखाई देगी, ये भी बेंजीन रिंग दिखाएगी, 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ वाला देखो सर ये वाला भी कहीं न कहीं बेंजीन ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ तीनों की तीनों बेंजीन रिंग दिखाई दे सकती हैं। कैसे दिख रही है ज़रा ध्यान से देखिए। एक पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, तो ये भी रिंग, ये भी रिंग। फिर ये देखना इस पे भी 3 पाई बॉन्ड, इस पे देखना ये पाई बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो इस पे भी। क्लियर? इसीलिए एंथ्रासीन एंथ्रासीन से ज़्यादा स्टेबल होता है फिनेंथ्रासीन, ठीक है? ये है फिनेंथ्रासीन। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों ही रिंग बेंजीन दिखाई दे रही हैं, ठीक है? फिनेंथ्रासीन। अब ये कितना स्टेबल होता है? ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालने की कोशिश करी, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग 92 किलो कैलोरी प्रति मोल आई, ठीक है? 92 किलो कैलोरी प्रति मोल निकल के आई। अब ये तो टोटल रिंग उसकी है, एक रिंग की निकालना प्रति रिंग। भाई एक टोटल रिंग कितनी आई है? टोटल रिंग 3 है, एक रिंग की कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर दूँगा 3 से, ठीक है? तो डिवाइड करना कितना आया? 30 है ना? पॉइंट कितना आ जाएगा? 36 या तो 30.6 आएगा, है ना? 30.66 किलो कैलोरी पर मोल। तो देखना ये लगभग-लगभग बराबर स्टेबल है जितना आपका नैप्थलीन है। तो नैप्थलीन और फिनेंथ्रासीन कह सकता हूँ लगभग बराबर स्टेबल। क्लियर? तो रीज़न समझ में आया? बाकी इनको ट्राई कीजिए। अच्छा क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी है। कंजुगेटेड है? हाँ जी है। इसके बाद क्या ये प्लेनर है? हाँ जी है। क्या इसके पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है? मतलब 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है क्योंकि यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाँ जी, ये भी इसको फॉलो कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अगर इनका ऑर्डर लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है? सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे बेंज़ीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? हाँ जी है। इसके बाद कौन स्टेबल है? तो सर आप कह सकते हो कि जो नैप्थलीन है और फिनेंथ्रासीन है, ठीक है? नैप्थलीन है और फिनेंथ्रासीन है, ये लगभग स्टेबल होगा, ठीक है? लगभग मतलब बराबर स्टेबल होगा, तो मैं बराबर वाला सिमिलर वाला साइन लगा देता हूँ, ठीक है? इसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन है? सर एंथ्रासीन। रीज़न भी दे चुका हूँ, क्या रीज़न है? यानी कि नहीं समझ में आया, पूरे कंसंट्रेशन से वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा से देखना, 100% समझ में आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको समस्याएँ आएँगी, ठीक है? और जो ऑब्वियस बात है, पढ़ चुके हैं इस तरह का टॉपिक एरोमेटिक बीएससी में ऑब्वियस है, हमारे सिलेबस में होता है, पढ़ चुके हैं, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे। अब मैं आपको सिस्टम वाइज़ पढ़ाता हूँ कि ऐसे सिस्टम जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के साथ क्या वो एरोमेटिक होगा? तो चलिए जानते हैं। कहाँ-कहाँ हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखने को मिलता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या कांसेप्ट है? तो चलो, सबसे पहले ये कंपाउंड बना है, इस पे है प्लस चार्ज, ठीक है? और जिस पे प्लस चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन होता है। याद है इस तरह का कार्बोकैटायन मैं आपको कंपाउंड पढ़ा चुका हूँ, ठीक? तो इसका नाम क्या बनेगा? सर ये साइकिल है, साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रित कंपाउंड है, तो सर साइक्लो लगा दूँगा। कितने कार्बन है सर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। नेमिंग ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है। इस पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो प्रोप डबल बॉन्ड के लिए ईन आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी है, उसकी जगह प्लस है। जब बॉन्ड की कमी होती है तो आइल आता है, तो साइक्लोप्रोपिनाइल। फिर इस पे प्लस भी तो है, प्लस के लिए ईएम आता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और ये आयन है, क्योंकि आयन वो होता है जिस पे कोई चार्ज होता है, जिस पे कोई आवेश होता है। तो नाम बन गया साइक्लोप्रोपिनाइलियम आयन, ठीक है? अब ये इस तरह के कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ये पूरी तरह से एरोमेटिक तो नहीं होते, इसलिए हम इनको अर्ध एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। हिंदी वालों के लिए अर्ध सुगंधित कंपाउंड भी इनको मैं कह सकता हूँ, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो ये एरोमेटिक की तरह ही होते हैं, बट स्टेबल क्यों नहीं होते? बेंजीन की तरह क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है ना? अगर चार्ज नहीं होता तो ये स्टेबल हो जाता, बट अगर चार्ज नहीं होगा तो एरोमेटिक भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये एरोमेटिक हैं, क्वासी हैं, क्यों? क्योंकि बेंजीन की तरह देखो बेंजीन पे कोई चार्ज था? नहीं सर, बेंजीन पे कोई भी चार्ज नहीं था। क्या नैप्थलीन पे था? क्या एंथ्रासीन पे था? नहीं सर, किसी पे भी कोई चार्ज नहीं था, कोई भी आवेश नहीं था। बट यहाँ तो आवेश है और मैंने बताया था, जिन भी चीज़ों के ऊपर आवेश आता है, चार्ज आता है, वे चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है? सर ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, क्लियर? तो इसके पास सर 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर?
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? सर पाई के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? इसके बाद सर क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ये साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी है, एक को छोड़कर एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो साइक्लिक भी है सर, कई हद तक ये कंजुगेटेड भी है। पूरी तरह से कंजुगेटेड नहीं कह सकता, बट रेजोनेंस बनाऊँगा ना, समझ में आएगा ये कंजुगेटेड है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझ में आएगा, सर ये है, ये है, ये है। हाँ, बिल्कुल, एक को छोड़कर एक पाई बॉन्ड है, बट ऐसे देखोगे ना तो नहीं दिखेगा, बट ऐसे देखोगे इसलिए तो क्वासी कह रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन को आप किसी भी साइड देखो, वो एक को छोड़कर एक मतलब कंजुगेटेड दिखाई देगा। बट ये कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, ऐसे दिखाई देगा। बट अगर ऐसे चलोगे कि सर यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर गड़बड़ आ जाएगी, है ना? इसलिए ये पूरी तरह से एरोमेटिक नहीं है। बट हाँ, रेजोनेंस बनाएँगे तो ये एरोमेटिक दिखाई देगा, ठीक है? इसके बाद क्या ये प्लेनर है? हाँ जी सर, प्लेनर है। आप सभी का संकरण निकाल के देखना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाई बॉन्ड जो होता है, इसका संकरण sp2 आता है, निकाल के भी देख लीजिएगा। ये पाई बॉन्ड है, sp2 संकरण आएगा। ठीक है? कैसे आएगा आप सभी को पता है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा ये बॉन्ड, तो चौथा इसका सच्चा मित्र हाइड्रोजन होगा। होगा कि नहीं? अब निकाल लो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 का मतलब आप सभी जानते हो sp2 होता है, काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ाता हुआ। ठीक? और यहाँ पे सर प्लस चार्ज है, प्लस है, तो यहाँ पे भी इस पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 का मतलब सर ये भी sp2। तो सर यस ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेटेड भी है और इसके बाद जब मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो वहाँ पे मैंने बताया था ना, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, है ना? n की वैल्यू 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखने पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, n की वैल्यू 3 रखने पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मैच खा जाए, तो ये भी सर एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखो साइक्लिक कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है और हमने देखा एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सर यस ये एरोमेटिक है, ठीक? तो साइक्लोप्रोपेनाइल एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक जैसा दिखने वाला है, हम बोलूँ कुछ हद तक एरोमेटिक जैसा कंपाउंड ये देखने को मिलेगा, ठीक है? और ऐसे भी रिएक्शन के बीच में ही देखने को मिलता है, ठीक? तो ये कैसा है सर? एक एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कंटेनिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए कौन-कौन से 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग है। पहली बात 4 पाई से तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जिसके पास 4 पाई होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होता है। होता है कि नहीं? कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखने पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है। जिसमें सबसे पहले इस कंपाउंड को पढ़ते हैं। जब प्लस चार्ज था, जब तो ये एरोमेटिक था। बट अब माइनस चार्ज आ गया, तो अब ये कैसा हो गया? सर ये एंटी एरोमेटिक हो गया है। कैसे हो गया? ज़रा देखते हैं। पहले इसका नाम बताएँ। सर साइकिल है, हाँ जी है, तो उसका मैं नाम साइक्लो रख दूँ? हाँ जी रख दूँ। 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 के लिए प्रॉप आता है, प्रॉप लिख देता हूँ। डबल बॉन्ड आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। फिर उसके बाद देखो बॉन्ड की जगह माइनस चार्ज है तो आइल आ जाएगा और जब माइनस चार्ज होता है तो उसके लास्ट में आइड आ जाता है। तो साइक्लोप्रोपेनोलाइड आयन है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है आवेश। इसका नाम लिख दिया। सर ये साइक्लिक कंजुगेटेड है, अब मैं लास्ट बार इस रूल को लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट बोला करूँगा। सर ये साइक्लिक है? हाँ जी है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ, फिर से पढ़ा देता हूँ। माइनस चार्ज कभी भी कार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए कार्बन रेजोनेंस बनाना शुरू करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ माइनस चार्ज किसी पे आ रहा है, माइनस चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो चार्ज स्टेबल जब भी होगा या तो उसके पास रेजोनेंस हो, पढ़ा चुका हूँ। सेम कांसेप्ट लिविंग ग्रुप के लिए भी था, माइनस चार्ज के लिए भी है। या फिर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, खाली डी ऑर्बिटल हो, ठीक है? अगर किसी पे माइनस चार्ज है या माइनस चार्ज चार्ज अभी लेगा जब या तो रेजोनेंस होगा या वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा या फिर उसका संकरण sp होगा। मैं आपको ऑलरेडी कांसेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है? अब कार्बन पे देखो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है, तो उसके पास 2 में d ऑर्बिटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीज़न सब कुछ दे चुका हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ना शुरू कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड सेल के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, तो कार्बन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता। इसीलिए कार्बन का जनरली यहाँ संकरण sp भी नहीं होगा, तो इसलिए वो रेजोनेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? अनुनाद। तो जब ये रेजोनेंस बनाएगा तो अपने माइनस चार्ज को अंदर रिंग में देगा और रेजोनेंस कैसे चलता है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये माइनस चार्ज जैसे ही रिंग में देगा तो आपको पता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएँगे, बट ये वाला कार्बन इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इस पे तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ये क्यों किसी इलेक्ट्रॉन को ले? ये नहीं लेगा। बट हाँ, फिर ये इसको दया आएगी, बगल वाले कार्बन से कहेगा भाई ये पाई वीक वीक बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले ले। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप देखोगे यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो गया। ठीक है? अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। खैर
तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना शुरू हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गए, एक कंजुगेटेड सिस्टम में, और इसी को रेजोनेंस कहते हैं। और आपने देखा इस रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद है, एक पाई बॉन्ड मौजूद है। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं। बट ये माइनस चार्ज खुद को स्टेबल करने के लिए, देखो हर कोई चाहता है मैं स्टेबल बनूं, खुद को स्टेबल करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से सुन लो, माइनस, लोन पेयर और बॉन्ड, इन सभी का मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो रिंग में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रिंग में ऑलरेडी 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अब ये भी तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देके पाई बॉन्ड ही बनाएगा, है ना? सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो भई 2 पाई इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप और दे रहे हो, तो 2 और 2 कितना बन गया? सर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। कैसा बन गया? सर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। क्या सर ये भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ जी, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ये क्वासी एंटी एरोमेटिक है। ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर है? कैसे होता है? तो हमने रूल देखा था कि भाई साइक्लिक प्लस कंजुगेट होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। इसके बाद कैसे रूल को 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सर जो फॉलो करता है, वो एंटी एरोमेटिक होता है। वो एंटी एरोमेटिक होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो n की वैल्यू 1 रखने पे सर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 2 रखने पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 3 रखने पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, फिर 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। बहुत सरल सी बात। क्लियर? तो मैंने यहाँ n की वैल्यू ऑब्वियस बात है इस फॉर्मूले में 1 रखी, तो 1 की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है और ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। तो हाँ जी सर, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है इन जनरल। क्लियर? चलो, इसको बताना, ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? सबसे पहले इसका नाम। सर साइकिल है? हाँ जी है। कंजुगेटेड है? हाँ जी है। sp2 है? हाँ जी है। बट कितना पाई है वो देखते हैं। पहले इसका नाम। सर साइक्लो है, 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, हर कोने पे कार्बन होता है, आप बहुत बार पढ़ा चुके हो सर। अब हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें ही अपने हाथ से खुद ही को मारना पड़ेगा थप्पड़ मतलब, है ना? तो थप्पड़ लगाना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं पढ़ते। ठीक? तो ख़ैर, साइक्लो 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, फिर क्या आएगा? ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, है ना? और ये पहली और तीसरी पोज़ीशन पे ईन मौजूद है तो ब्यूट 1,3 डाईईन। कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, या साइक्लोब्यूटाडाइन भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखना कितने पाई बॉन्ड हैं? सर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो बहुत सरल सी बात है सर, ये तो हम चुटकी बजाते ही बता देंगे। बिल्कुल बता दोगे आप इंटेलिजेंट। क्लियर? और ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, कंजुगेट है, सारी कहानी देखने को मिल रही है। तो सर ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन कैसा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? चलो, अब मैं एक और फिर से वापस आता हूँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। क्यों आ रहा हूँ? अब मैं इसी साइक्लोब्यूटाडाइन को ना थोड़ा-सा और डिज़ाइनिंग कर देता हूँ इसमें। कैसे डिज़ाइनिंग करता हूँ कि मैं इस पे प्लस चार्ज बना देता हूँ। ठीक है? यहाँ भी एक और प्लस चार्ज बना देता हूँ। अब बता दो, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? सर क्या ये साइक्लिक है? हाँ। वैसे तो रेजोनेंस नहीं दिख रहा, इसलिए क्वासी कंपाउंड है। बट जैसे ही रेजोनेंस बनाऊँगा तो भाई मतलब कंजुगेटेड तो नहीं दिख रहा, पर जैसे ही रेजोनेंस बनाऊँगा कंजुगेटेड भी दिखना शुरू हो जाएगा। बना के देख लो रेजोनेंस, रेजोनेंस बनाना सिखा चुका हूँ। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और जब यहाँ से इस वाले कार्बन से यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा तो इस वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स रेजोनेंस की वजह से क्वासी है। ठीक है? क्या ये क्वासी एरोमेटिक है? हाँ जी, बिल्कुल है। साइक्लिक है? हाँ। कंजुगेटेड है? हाँ। प्लेनर है? हाँ। साइक्लिक भी है, कंजुगेट भी है, प्लेनर भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सर एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि प्लस पे कोई चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, चार्ज तो होता है बट इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और सर जो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई को फॉलो करेगा, वो सभी कैसे होंगे? वे सभी एरोमेटिक। बहुत सरल सी बात। हाइब्रिडेशन निकाल लेना, साइक्लिक दिख रहा है, कंजुगेट दिख रहा है। हाइब्रिडेशन निकाल लेना, sp2 आएगा, प्लेनर आएगा, संकरण निकाल के देखना। ठीक है? तो कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड एरोमेटिक है। यह यौगिक एरोमेटिक है। ठीक? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबसे प्यारा देश हमारा, है ना? खैर सबसे प्यारा बेंजीन हमारा। ठीक? तो बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाँ जी है, 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है। इसके अलावा क्या और कोई 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखने को मिलता है? हाँ जी, देखने को मिलता है, और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मैंने आपको कार्बोकैटायन में भी पढ़ाया था, और इसका नाम है ट्रोपाइलियम। अब ट्रोपाइलियम बोला है, तुरंत दिमाग में स्ट्रक्चर आना चाहिए, ऑलरेडी आप पढ़ के आए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ये है। ठीक? इसका नाम है ट्रोपाइलियम। ईयम क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है। ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है?
आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा बनाना, कितने कार्बन है सर, गिन लो, 7 कार्बन है, हर कोने पे एक कार्बन, 1 कार्बन, 3, 4, 5, है ना, ये जुड़ा हुआ है आपस में, कहीं से और ना समझ लो। तो 4 5 हो गए, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, 7 कार्बन। साइक्लो है, साइकिल है, हाँ जी है, 7 कार्बन है, हेप्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या इसके पास बॉन्ड है, हाँ जी 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राईइन, 3 है डबल बॉन्ड तो ट्राईइन हो गया, तो साइक्लोहेप्ट 1,3,5 ट्राईइन का नेम हो जाएगा। बहुत सरल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है सर इस पे, सर इस पे भी अगर आप ध्यान से देखें, इस पे केवल एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, सर 3 पाई बॉन्ड है, साफ साफ दिख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मुझे पता है काफी बच्चों का बेस इतना भी कमजोर है कि उन्हें पाई बॉन्ड भी नहीं पता, नहीं पता, क्लास नंबर 1 से देख लो भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्लास नंबर 1 से देख लो, कुछ सीख लो, एग्जाम कंपटीशन में बैठ रहे हो तो मेहनत करो, ठीक। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, बिल्कुल है, sp2 है, हाँ है, सभी का निकाल के देख लो, रूल बता चुका हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले चेक करो क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्या ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड मतलब एक को छोड़कर एक सिंगल डबल बॉन्ड है, हाँ जी है। फिर उसके बाद क्या इसका संकरण sp2 है, नहीं भी है तो प्लेनर तो हो, एक प्लेन पे तो कम से कम रखा हो। इसके बाद अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, या फिर मैं सिंपली बोलूं n की वैल्यू 0 1 2 रखूं, तो या तो उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर इसके पास 10 पाई 4 और सॉरी इसके बाद 2, मैंने 4 लिख दिया, सॉरी 2 हो गया, 6 हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और 14 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो ये, ठीक है। तो ट्रोपाइलियम के पास 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंजुगेटेड भी है, ठीक है, sp2 प्लेनर भी है, तो यस ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। चल एक कंपाउंड के बारे में और देखते हैं, ये कंपाउंड बताना, ये है माइनस चार्ज, क्या कहेंगे इस कंपाउंड के बारे में, क्या ये क्वासी है, हाँ जी है, क्योंकि इस पे चार्ज है, ट्रोपाइलियम भी क्वासी है, हाँ जी है, बट बेंजीन तो एरोमेटिक है, कंप्लीट एरोमेटिक है, क्वासी नहीं है, ठीक है ना, अर्ध नहीं है, पूरा का पूरा एरोमेटिक है, हाँ ये क्वासी है, ये भी क्वासी, क्योंकि इन पे चार्ज। इसका नाम बताओ, साइकिल है, साइक्लो, 5 कार्बन दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं, पेंट, फिर इसके बाद क्या लगाओगे 1,3 डाई इनाइल, फिर प्लस चार्ज है तो ईएम आयन, नेमिंग तुरंत बनना चाहिए, ठीक है, साइक्लोपेंट 1,3 डाइनियल आयन, ठीक है। तो नेमिंग मैंने आपको ऑलरेडी आईयूपीएसी सिखाया है, बट मैंने वहाँ पे बहुत सारी नेम प्रैक्टिस नहीं कराई, क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराता रहूंगा ना उसमें ही मैं नेमिंग प्रैक्टिस कराता रहूँ, नेमिंग का तरीका यही है, फॉर्मुलाज देखो और फिर बस क्वेश्चन पे अप्लाई करो, मैंने आपको कहा भी था क्लास 11 12 पे आईयूपीएसी अप्लाई करके भी देखिए, ठीक है। ये माइनस चार्ज है, देखो अगर ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे, क्यों दे, मैंने बताया था कार्बन माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भैया रेजोनेंस देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। रिंग में ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है मतलब इस पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हमारा आंसर तुरंत बनना चाहिए एंटी एरोमेटिक है, नहीं, यहाँ सर रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और रिंग में देगा तो ये भी पाई की तरह काम करेगा, तो सर टोटल कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। माइनस इलेक्ट्रॉन देता है भाई, प्लस ना ही जब प्लस का मतलब ही है, प्लस चार्ज जब आता है जब किसी पे इलेक्ट्रॉन हो ही ना, जब है ही नहीं तो कैसे रिंग में देगा, है ना, तो इसलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बट माइनस कार्बन पे माइनस स्टेबल नहीं होता, इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस बनाएगा, रेजोनेंस बनाएगा मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब पाई की तरह, तो रेजोनेंस मतलब ये होता है कि माइनस चार्ज का डबल बॉन्ड में बनना, और जिनको नहीं पता रेजोनेंस अनुनाद पढ़ा चुका हूँ, ठीक, तो रिंग में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी साइक्लिक कंजुगेट है, हाँ जी है, तो इसलिए एरोमेटिक है, ठीक। चलो एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, अब की मैं इस पे प्लस लगा दूं तो सर यहाँ पे प्लस लगा दूं तो क्या होगा, प्लस लगा दूं तो सर सेम कहानी होगी ना, प्लस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो रिंग में केवल कितने पाई बॉन्ड है, सर रिंग में केवल 2 पाई बॉन्ड है, तो सर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये कैसा हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह दिखाई देगा, क्लियर हो गई इतनी बात। इसका नाम क्या बनेगा, सर इसका नाम है साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, 2 डबल बॉन्ड है डाई, फिर है क्या ईन है ना, और आइल है, ईएम है क्योंकि प्लस चार्ज है, आयन हो गया, सिंपल। तो नेमिंग तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए चलिए आगे बढ़े, चलिए क्या इसमें और कोई हो सकता है, नहीं, जनरली यही टाइप देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आगे, सिस्टम कंटेनिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही ट्रोपाइलियम लिया था, आपकी ट्रोपाइलाइड कर दो से, ठीक है ना, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, 7 कार्बन वाला है, ठीक।
तो उसका कॉमन नेम ट्रोफाइलाइड हो जाएगा। आईयूपीएसी बताना, सर बिल्कुल बता देते हैं। साइक्लो है, हेक्ट है क्योंकि 7 कार्बन है, फिर इसके बाद पहली, तीसरी और पांचवी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है 135 ट्राई इनाइल, फिर इस पे माइनस चार्ज है तो आइड और फिर सर आयन बन जाएगा। क्लियर? अब ये माइनस है तो आपको पता ही है माइनस तो भैया रिंग में इलेक्ट्रॉन देता ही देता है। अब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो भैया रिंग में ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड थे, ठीक है नहीं? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, मतलब रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। माइनस ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 + 2 सर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है। और जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है और ऊपर से रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये 4n पाई का मल्टीपल हो रहा है ना? 4n पाई का मल्टीपल हो रहा है और जो 4n पाई का मल्टीपल होता है सर वो एंटी एरोमेटिक होता है। बहुत सरल सी बात है। तो सर कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। क्लियर? अब इसके बाद इस कंपाउंड को बताना। अब यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें समझना। ये कंपाउंड को बताना, सर इसका नाम बनेगा साइक्लो, गिन लेना 8 कार्बन बैठ रहे हैं, ऑक्टा, ठीक है? फिर इसको हम कहेंगे टेट्रा क्योंकि 4 कार्बन है 4 डबल बॉन्ड है ना, देखो 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड है, टेट्रा और फिर इस पे ईन लगा दूँगा। तो नाम देख रहे हो साइक्लो ऑक्ट, ऑक्ट क्यों है? 8 कार्बन है, गिन लो, 1 कोना, 2 कोने पे, तीसरा, चौथा, ये हो गया 5वां, ये हो गया छठा, ये हो गया 7वां और ये हो गया 8वां। सर इस पे 8 कार्बन, तो साइक्लो ऑक्टा, 4 डबल बॉन्ड है टेट्रा और डबल बॉन्ड है तो ईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। इसको शॉर्ट में सीओटी कॉट भी लिखते हैं, है ना? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, तो सीओटी, सिंपल, कॉट, ठीक। बट होता क्या है, जैसे-जैसे रिंग में कार्बन के नंबर बढ़ते हैं ना बच्चों, तो रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिंग प्लेनर ना होके ये रिंग कैसी हो जाएगी? कॉट, चारपाई की तरह हो जाएगी। कॉट ना, इसको याद रखने का तरीका भी यही है। कॉट चारपाई की तरह हो जाएगी, मतलब अब ये एक प्लेन पे नहीं है, आपकी कॉपी पे नहीं है, अब ये टेबल की तरह हो गई। क्या टेबल एक प्लेन पे है? टेबल का ऊपर वाला सरफेस कह सकते हो एक प्लेन पे है, बट पूरी टेबल एक प्लेन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी टांग नीचे वाले प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, और उसका जो जिस पे टेबल जिस पे आप सामान रखते हो वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है कि नहीं? तो पूरा टेबल एक प्लेन पे नहीं है, बट हाँ टेबल का ऊपर वाला पोर्शन को जिस पे आप सामान रख रहे हो वो पूरा एक प्लेन है। क्लियर? तो ऐसे ही कॉट में, कॉट भी सेम कहानी है सर इसकी कि सर जो ये कॉट है ना, कॉट, ये भी क्या होता है, एक प्लेन पे नहीं होता। तो देखो इसके ये पाई बॉन्ड मैंने बनाया है, ये लंबा वाला बनाया नहीं है, पाई बॉन्ड लंबा नहीं है, बट ये टेबल की तरह है, इस बात को समझो। ठीक है? तो सर ये साइक्लिक भी था, कंजुगेटेड भी था, बट ये प्लेनर नहीं है। कैसा है? नॉन प्लेनर। ये प्लेनर नहीं होता, ठीक है? नॉन प्लेनर है। यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करूँ ना, लगभग ये 135 डिग्री का होता है, ठीक है? नॉन प्लेनर है और जबकि प्लेनर होता तो ये बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये नॉन प्लेनर होता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जनरली नॉन प्लेनर बन जाता है। क्लियर? तो ये कंपाउंड जब नॉन प्लेनर है, तो भई हमें अगर एंटी एरोमेटिक भी चाहिए, है ना? एंटी एरोमेटिक भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा कांसेप्ट ये है कि साइक्लिक कंजुगेटेड है, हाँ है, बट प्लेनर होना ज़रूरी है और ये तो प्लेनर नहीं है ना? नॉन प्लेनर है। तो कॉट एक्चुअली कैसा है? नॉन प्लेनर। इसलिए एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना ज़रूरी है। हम जब से पढ़ रहे हैं प्लेनर होना ज़रूरी है और ये कैसा है? नॉन प्लेनर। इसलिए एंटी एरोमेटिक ना होके क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? अब अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो आपको जब से बता रहा हूँ दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन से होंगे? एरोमेटिक। फिर उसके बाद कौन होंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना? नॉन एरोमेटिक मतलब कहूँ कि कॉट, जो सीओटी है, कॉट, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये इस ट्रोपोलाइट की तरह, इस पहले वाले कंपाउंड की तरह अनस्टेबल नहीं है, ये उससे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल है। अब ज़रा देखो, अभी तो बताया कि सर ये जो पहले वाला कंपाउंड आपने पढ़ाया, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंजुगेटेड है, तो सर ये तो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है तो सबसे कम स्टेबल होगा। तो कॉट और इसमें कंपेयर करूँ तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सर कॉट। क्यों? कि कॉट एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर नॉन प्लेनर है और नॉन प्लेनर वाला नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है? तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है पहले वाले कंपाउंड से। हालाँकि इसके पास भी 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड है ना? 4 पाई बॉन्ड का मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। बट बात जो बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, एंटी एरोमेटिक की तरह लग तो रहा है बट है नहीं। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना ज़रूरी है और ये प्लेनर नहीं है। ये कैसा है? नॉन प्लेनर है। ठीक है? ये जो टेबल है ना, कॉट, कॉट मतलब 4 पाई, 4 पाई की तरह दिखाई देगा कि 2 पैर हैं इसके और ये ऊपर जहाँ हम 4 पाई पे बैठते हैं वो है।
ठीक, ऐसे करके इसको याद रखने का तरीका है, याद कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन थ्रू क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? और मुझे लगता नहीं है आज की क्लास में कंप्लीट हो पाएगा, तो आज यही टॉपिक लास्ट कराता हूँ, उसके बाद आगे जो कंसेप्ट बचेगा वो मैं सेकंड पार्ट में उसको लेके चलूँगा, ठीक है? तो रिएक्शन थ्रू क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम अभिक्रियाएँ देखते हैं, किस तरीके से अभिक्रिया करता है, ठीक है? किस तरीके से ये अभिक्रियाएँ करता है, ज़रा देखते हैं। तो ये मैंने लगा दिया ब्रोमियम, ब्रोमीन, ठीक है? इसका नाम बताना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रायोरिटी। अच्छा, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है या फिर हैलोजन की ज़्यादा होती है? तो सर ऑब्वियस बात है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। पढ़ा था कुछ प्रायोरिटी रूल हमने, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, इसका नाम हो जाएगा अ, ब्रोमो, ब्रोमो, साइक्लो, ठीक है? क्या हो जाएगा? प्रोप, 3 कार्बन तो भाई प्रोप, ये देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो प्रोप, ठीक है? फिर हो जाएगा इनाइल, ठीक है? प्रोप इनाइल नहीं होगा, प्रोप इन ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भाई बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, सारे बॉन्ड पूरे हैं, तो प्रोप इन हो जाएगा। ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो आपने ये अभिक्रियाएं पढ़ी हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको पता है भाई Ag Br के साथ चला जाता है और जनरली व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है, आपने पढ़ा भी, ठीक है? व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है, ये कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी आपको देता है। ठीक, तो AgBr निकल जाएगा और NO3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन में सबसे पहले मैं बोलूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। ये कैसी रिएक्शन होगी? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन होगी। क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि सर ये जैसे ही अपने Br को देगा, Br 2 इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही निकलेगा, तो यहाँ पे Br माइनस निकल जाएगा। Br Ag के साथ जुड़ जाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है, AgBr आपको मिल जाएगा, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी अवक्षेप देगा आपको, ठीक? और ये माइनस है, तो उस पे जाके NO3 प्लस ऐसे चार्ज जाके इस पे जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि NO3 पे माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए Ag एक मेटल है तो उस पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है। अब ब्रेक कर लेना, Ag पे Br चला जाएगा क्योंकि Br 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो Br पे माइनस आएगा। Ag पे प्लस है तो AgBr हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये पहले कार्बोकैटायन बना, क्यों बना? क्योंकि सर ये ऑलरेडी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, आपने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, तो सर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। कार्बोकैटायन क्या होता है? सर एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कार्बोकैटायन पे प्लस चार्ज आता है। हमें कार्बोकैटायन के प्लस चार्ज को स्टेबल करना होता है और आपने बताया था प्लस चार्ज एरोमेटिक होने की वजह से भी स्टेबल होता है, ठीक है? तो हालाँकि ये जो है आयनिक स्पीशीज़ ही आपको मिलेगी, इसको पानी में डालते ही आयनाइज़ हो जाता है। क्यों आयनाइज़ होगा? क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो आपका ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन है, क्या इसका जल्दी से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डू मोर फास्ट हाइड्रोलाइसिस? तो ये हाइड्रोलाइसिस जल्दी से कर लेगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी में ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भई यहाँ पे ये प्लस और माइनस में आसानी से टूट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर कार्बोकैटायन बन रहा है और जो कि स्टेबल है, तो इसलिए प्लस और माइनस में जल्दी से टूट रहा है और आपको पता है हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है वाटर की प्रेजेंस में किसी को ब्रेक करना, ठीक है? तो इसका ईज़िली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है, ठीक? अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा दूँ। अब बताना, क्या यहाँ पे ये रिएक्शन फ़ेवर करेगा? ये रिएक्शन फ़ेवर करेगा? सर ये रिएक्शन फ़ेवर नहीं करेगा, व्हाई? ये या मैं बोलूँ कि ये रिएक्शन जो है पहले और दूसरे में क्वेश्चन नंबर चलो एक बना देता हूँ, क्वेश्चन ये बना देता हूँ कि पहले और दूसरे में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा AgNO3 के साथ? पहला वाला या दूसरा वाला? क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई ब्रोमोसाइक्लोप्रोपीन या फिर ब्रोमोसाइक्लोपेंट है ना, 5 कार्बन का पेंटाडाईन, बताओ ब्रोमोसाइक्लोप्रोपीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा या ब्रोमोसाइक्लोपेंटाडाईन ज़्यादा रिएक्टिव होगा AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? रिएक्टिव का मतलब कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, पहला या दूसरा? तो सिंपल सा आंसर बनेगा सर पहला, व्हाई? क्योंकि दूसरा वाला ऑब्वियस बात है जब ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो Br पे माइनस आ रहा होगा, वही Br माइनस Ag के साथ जुड़ता है, अभी तो बताया, हाँ जी, बिल्कुल बताया। NO3 यहाँ आके जुड़ेगा, मतलब इस वाले कंपाउंड पे प्लस चार्ज आएगा। अगर इस पे प्लस चार्ज आया ना, तो सर इस पे तो 2 ही पाई बॉन्ड हैं और मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई है, तो सर ये एंटी एरोमेटिक है। पढ़ाया था ना अभी कंसेप्ट क्वासी एरोमेटिक वाला, सर ये एंटी एरोमेटिक है और सर अगर ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होगा और कोई अच्छा खासा कंपाउंड क्यों चाहेगा खुद को अनस्टेबल बनाना? भाई एरोमेटिक बनाना तो उसके लिए एक सम्मान की बात है ना? क्यों? क्योंकि वो स्टेबल बनेगा।
बट एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल बनेगा ना, और कोई नहीं चाहता मैं अनस्टेबल हूँ, मेरे को सम्मान ना मिले। तो वही चीज़ है। तो भाई पहले और दूसरे में जब प्लस चार्ज आना ही पसंद नहीं होगा, तो क्या ये आसानी से टूटेगा? सर नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता इस पे प्लस चार्ज आए। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लस आएगा, ये तुरंत एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्यों बनेगा? सर क्योंकि इस पे केवल 2 ही पाई बॉन्ड है ना? मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई वाला तो एंटी एरोमेटिक होता है। कोई नहीं चाहता मैं एंटी एरोमेटिक बनूँ, हर कोई चाहता है मैं एरोमेटिक बनूँ, स्टेबल बनूँ। क्लियर? तो अगर मैं रेट पूछ रहा हूँ किसकी रिएक्शन जल्दी होगी, तो आप कहोगे सर पहली वाली रिएक्शन दूसरी वाली रिएक्शन से बहुत जल्दी हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं, बहुत सरल से क्वेश्चन है। आईआईटी, जेईई में, नीट में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है? खैर हम आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं, बट हाँ, आपके लेवल पे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है? तो एक क्लास में तो ये एरोमेटिसिटी मुझे खत्म होता हुआ लग नहीं रहा है, तो एक और क्लास में लूँगा। ठीक? चलो खैर, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं NaNH2 अब की बेस डाल रहा हूँ, है ना? बेस डाल रहा हूँ NaNH2, इसे हम सोडा अमाइड भी कहते हैं या फिर सोडियम अमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है? सोडियम अमाइड डाल रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अब बताओ, चलो पहली रिएक्शन ये हो गई, नाम तो आपको पता ही है इसका। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइईन। इसमें ब्रोमो-वोमो कुछ नहीं लग रहा, तो साइक्लोपेंटाडाइईन हो गया, बहुत सरल। ठीक है? ये कुछ नहीं है, दोनों ही हाइड्रोजन है। ठीक? अच्छा एक और बनाता हूँ। कुछ इसे 1 मान लेता हूँ, ठीक है? और इसे पेंटाई बना दिया, प्रोपेन बनाना था वैसे। चलो प्रोपेन ही बनाता हूँ। ध्यान से समझिएगा। नाम बोलो। सर ये हो जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोप और डबल बॉन्ड है तो ईन। सर ये तो साइक्लोप्रोपीन है। ये सेकंड मान लेता हूँ। अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में किसकी रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी? सर अभी तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि रिएक्शन होगी क्या? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी NaNH2 वाली रिएक्शन बता चुका हूँ, जब हमने बेंजाइन पढ़ा था, और शायद लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक यही था, है ना? तो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक यही था, बेंजाइन जब बनाया था, NaNH2 की रिएक्शन कराना सिखाई थी, बट नहीं आती कोई बात नहीं, सीखो। NaNH2 एक बेस है। बेस का काम जनरली OH माइनस देना होता है, या फिर किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को देना भी होता है, और NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। ऐसी स्पीशीज़ है जिसपे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, मतलब माइनस चार्ज अच्छा खासा है, ये कह सकता हूँ। अब होगा क्या? पहले वाले केस में ज़रा समझिए। NH2 माइनस है, ये माइनस है तो क्या काम करेगा? ये किसी प्लस पे जाने का काम करेगा। अब आप जानते हो यहाँ पे इस पोज़ीशन पे कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है माइनस, तो हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। ठीक? अब ये NH2 है सर, ये NH2 माइनस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को अपने साथ ले जाएगा, और भाई ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। ऑलरेडी बताया था ना, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही ज़रूरत इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बना ही रहा था। बट इसको NH2 ने लालच दिया कि आजा मेरे साथ, ये इसके साथ भाग गया। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल ही रहे हैं माइनस वाले, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से कह रहा है भाई तू ही ले, 2 इलेक्ट्रॉन तू ही रख। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए एरोस की तरफ बनाया। एरो चलाना भी सिखा चुका हूँ। बट हाँ, हमें डीप में मैकेनिज़्म नहीं सीखना, बस बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है? इसके बाद आप जानते हैं, यहाँ पे ये कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लिए, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? सर इस पे माइनस चार्ज आएगा। अभी NH2 ने H को उठाया, तो आपको पता है यहाँ से कौन निकला होगा? सर यहाँ से NH3 निकला होगा। क्लियर? और यहाँ पे माइनस है, तो बच गया ना Na, तो Na आके जुड़ जाएगा। ये भी कैसी स्पीशीज़ होगी? सर एक आयनिक स्पीशीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज है, एक पे प्लस, एक पे माइनस, और पानी में डालते ही आयनाइज़ हो जाएगा बहुत प्यार से। इतनी आयनिक स्पीशीज़ है। ठीक है? तो इसको अगर पानी में डाल दोगे ना, पहली बात आपको जो सॉल्यूशन है वो लगभग-लगभग ब्लू से कलर का मिलेगा, करंट भी पास कराएगा। ठीक है? तो आप अगर इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा सोडियम, सोडियम साइक्लो पेंट है तो पेंटा डाई डबल बॉन्ड है इनाइल आइड। ठीक है? तो नाम क्या बन जाएगा? सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनालाइड। आइड क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जब इसने हाइड्रोजन को उठाया, क्या ये एरोमेटिक बना? हाँ जी, बना। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज से रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो रिंग में 2 पाई बॉन्ड थे। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे। बट माइनस भी तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सर ये कितना हो जाएगा? 4 पाई रिंग में थे, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। सर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। सर ये साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, आपने पढ़ाया था ये तरह का कंपाउंड, जिसको हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल पढ़ा भी है अभी थोड़ी देर पहले। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पीछे देख के फिर पढ़ना, तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? बाकी कांसेप्ट बहुत ईज़ी है, हार्ड नहीं। तो माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग में, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है। फिर उसके बाद sp2 प्लेनर भी है। तो यस सर, ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये तो खुश होगा कि भाई जा, मेरे हाइड्रोजन को ले जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हाइड्रोजन तूने कहा था ना कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ऐसे ही मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा। क्यों? क्योंकि मैं खुद में स्टेबल हूँ। मैं कैसा हूँ? एरोमेटिक हूँ। और मैं कैसा बनना चाहता हूँ? एरोमेटिक, मैं स्टेबल बनना चाहता हूँ। क्लियर? अगर सेकंड केस की बात करूँ, सेकंड वाले केस में देखना, ये H है, ये H है। अब सेम ये NH2 माइनस आए,
और इस हाइड्रोजन से कहे, "आजा भई मेरे साथ चल।" ये हाइड्रोजन कहेगा, "मैं चलने की कोशिश तो करूँगा, बट ये मुझे जाने नहीं देगा। साइक्लोप्रोपीन मुझे जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? अगर तू मुझे ले भी गया, चल एक एक्सेप्शन मानते हैं तू मुझे ले गया और जैसे ही तू मुझे ले जाएगा, तो बेटा ये साइक्लोप्रोपीन पे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे लेने के बाद माइनस चार्ज आ जाएगा और जैसे ही इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो रिंग में देखो 2 पाई 1 पाई बॉन्ड था मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे और मुझे भी इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मतलब ये रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा और ये नहीं चाहता कि मैं एंटी एरोमेटिक बनूँ। ये नहीं चाहता कि मैं एंटी एरोमेटिक बनूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात? तो सेकंड वाले केस में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनने की वजह से यह रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि फर्स्ट वाले में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था, तो वो कहता भी है कि अगर जा बेवफ़ा जा, है ना? तुझे जाना है तो जा। तो सेम कंडीशन है कि अगर तुम्हें जाना भी है, जाओ, मैं अपने आप में स्टेबल हूँ। बहुत सिंपल सा फंडा है, आई थिंक कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है? खैर मैं इससे ज़्यादा लेंथी ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा और मेरे पास थोड़ा-सा समय का अभाव भी है, ठीक है? तो क्लासेस अब थोड़ी मैं शॉर्ट ही करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा जितना भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी अच्छा खासा है, रिवीज़न भी आप कीजिए। अगर आपने क्लास 1 अगर आपकी यही है, फिर से कहूँगा बहुत समय है, क्लास नंबर 1 से ही देखना शुरू करो। आज की क्लास क्लास 1 में बनाओ क्योंकि ये शायद 32th क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास से ही देखना शुरू करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ना शुरू करें, बहुत सारे कांसेप्ट समझ में आएँगे। एग्ज़ाम से पहले एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आप खड़े होगे, ठीक? इसके अलावा मैं बता चुका हूँ, ये तो लेक्चर सीरीज़ अभी के लिए मैंने फ्री रखी है, ठीक है? सब बच्चे पढ़ें, इससे अपने आप को बूस्ट अप करने की कोशिश करें, एग्ज़ाम के लिए रिलायबल बने, ठीक है? एक अच्छा ऑथेंटिक सोर्स बने। प्लस मैंने कहा है कि देखो आप जो पढ़ते हो उसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ सॉल्व करनी है। मैं आपको इस लायक इतना पढ़ा पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो उसका आउटकम देने के लिए आपको ऑब्वियस है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे और आप चाहते हैं क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करना, तो टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बताया था। इसके लिए मात्र ₹99 के लिए है और आप लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन वाला अगर आप सिलेबस जॉइन करना चाहते हैं, उसकी फीस मात्र ₹299 है। उसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, पूरा सिलेबस जिसमें केमिस्ट्री 200 मार्क्स का है और मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता चुका हूँ कि तीनों ही फॉर्म, चाहे लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र या लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला, तीनों ही एग्ज़ाम डिफरेंट पैटर्न पे हैं, ठीक है? तीनों में ही केमिस्ट्री अलग-अलग लेवल पे पूछी जा रही है, तो इसीलिए वहाँ पे पूरा कोर्स एक डेडिकेटेड मैंने उसके लिए बनाया है, जिसकी फीस मात्र 249 है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स और जिसमें कि अब तक एनरोलमेंट हो चुके हैं काफ़ी बच्चों के, जैसे ही 50 स्टूडेंट का हो जाएगा, उससे जो नेक्स्ट बच्चा आएगा मैंने बताया था उसकी फीस जो है 349 हो जाएगी, ठीक? तो पहले ही एनरोल कर लें और तैयारी भी अपनी शुरू करें क्योंकि ये देखो आप मान के चलिए 249 रुपीज़ में जो आपको ये फीस दी जा रही है, दोनों बैच की मिला के, ठीक है? दोनों बैच का मतलब है 99 वाला और आप ये बैच लेंगे तो वो 249 का आपको देखने को मिलेगा और दोनों ही बैच अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है और मान के चलिए ₹300 में मात्र कम से कम 7-8 महीने के लिए कोर्स आपको मिल रहा है। बहुत अच्छा कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है? बाकी मैं जब भी कहूँगा जब आपको लगता है कि हाँ भाई इतना इस लायक हम पढ़ रहे हैं कि कुछ सीख रहे हैं, तो ही जॉइन कीजिएगा अदरवाइज़ देखो बहुत सारे मैं ये कहूँगा टाइम वेस्ट मत कीजिए और भी प्लेटफ़ॉर्म है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल मेरा मानना ये है अथॉरिटी सोर्स आपका ज़रूरी है। देखो कई बार हम होता है कि शॉर्टकट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। हमें लगता है कि कहीं पे कोई टीचर शायद बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को कराए जा रहे हैं। कम अब शॉर्ट में पढ़ के जाओगे ऑब्वियस बात है कम पढ़ के जाओगे, ठीक है? मैं कम नहीं पढ़ा सकता। मैं एटलीस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो पढ़ाऊँगा। मैं चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा-सा मुझे पता है मेरे लेक्चर लेंथी हो जाते हैं। कारण यही है कि मैं ज़ीरो से समझाने की कोशिश करता हूँ, बेस से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? खैर पसंद आता है तो देखो शेयर भी कीजिए अगर आप चाहते हैं जल्दी से मैं एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र पे जो है जल्दी से क्लासेस लेके आऊँ केमिस्ट्री की 25 मार्क्स आपका अच्छे से यहीं से तैयार करा के भेजूँ। तो जल्दी से 1 केस को जो है कराने की कोशिश कीजिए। बाकी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।